बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2 और क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो क्या है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज है। तो भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कोई बताएगा तो जल्दी से कमेंट करिए। तो ठीक है, आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं अपना बताती हूँ। क्या भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों ही कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। तो वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। इन्होंने इसकी भुजा को L बताया है। जब एक भुजा L है तो बाकी की भुजा भी हमारी L हो जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, L का प्रयोग करते हुए हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे समबाहु। ठीक है, हमें एक एक स्टेप फॉलो करते हुए चलना है। त्रिभुज की भुजा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारी क्या दी गई है? L। तो हमें बताना क्या है, परिमाप। ठीक है, इसलिए परिमाप, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा भाई? देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप को आप समझ सकते हो, पूरी माप या टोटल दूरी, टोटल लंबाई। ये जो है टोटल जो लंबाई होगी क्या होगी? इतनी की लंबाई L, इतनी की लंबाई L, इतनी की लंबाई L। तो 3L जुड़ गए तो हमारा क्या हो गया? 3L। तो यही हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन के उभरा है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस चीज़ को, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3L, ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समषट्भुज की भुजा को L से व्यक्त किया जाता है। L का प्रयोग करते हुए इस षट्भुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। ठीक है, और आपको तो पता ही है समषट्भुज जो होता है उसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। तो चलिए 6 भुजाओं वाला अपना समषट्भुज बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता हो कि मेरी 1-2 भुजाएं इधर उधर हो गई हों। ठीक है, पर ये आप इसे क्या मान सकते हो, समषट्भुज जिसकी सभी भुजाएं जो कैसी हैं, बराबर हैं। और इन्होंने एक भुजा की लंबाई L दी है, तो ये भी हमारी L हो जाएगी, ये भी हमारी L हो जाएगी, ये भी हमारी L हो जाएगी, ये भी हमारी L हो जाएगी और ये भी हमारी L हो जाएगी। इसके भी सभी कोण हमारे अंतःकोण बाह्य कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब बता देते हैं अंतःकोण क्या होते हैं। जब नाम ले ही दिया है, ये होता है हमारा अंतःकोण और ये जो कोण है वो होता है हमारा बाह्य कोण। ठीक है, इसका भी हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समषट्भुज की भुजा क्या दी गई है? L। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप के बारे में क्या बताया था, पूरी लंबाई। तो कितने L हैं? 1 2 3 4 5 6 L हैं। तो आप चाहें तो 6 बार L जो है प्लस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, चाहे तो डायरेक्ट 6L लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो भाई ये हो गया हमारा फॉर्मूला समषट्भुज के परिमाप का। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। ठीक है, और चलिए यहीं पे ही कर देते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है घन। ठीक है, घन को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। एक त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है, आकृति होती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसके 6 फलक होते हैं और सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो हमें भी घन के लिए एक सूत्र निकालना है किनारों की कुल लंबाई के लिए, ठीक है। तो किसकी लंबाई के लिए? किनारों की लंबाई के लिए, ठीक है। तो मैं आपको घन बना के दिखा देती हूँ, इसके बारे में कुछ बता भी देती हूँ। तो ये क्या है भाई, हमारा एक घन है। अभी ये घन नहीं बना है। घन जो होता है कई सारे वर्गों के फलक से, मतलब कई सारे वर्गों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये हमने एक वर्ग बना लिया और यहाँ पे भी हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। ये हमारा आयत दिख रहा है पर आयत है नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है? वर्ग ही है, ठीक। इसको इससे मिला दिया, मैं इसको सही कर लेती हूँ, ठीक। क्यों मैं सही कर सकती हूँ तो सही कर ही देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ये हमारी कैसी आकृति है? त्रिविमीय, मतलब 3 डायमेंशनल। तो आपको 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? तो 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ ये आपको लग रहा है कि ये बाहर की तरफ निकला आ रहा है, या कभी कभी हो सकता है आपको दिख रहा हो कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। ये और इसमें कितने फलक होते हैं या कितने वर्ग होते हैं? ये हमारा एक वर्ग, पीछे वाला हमारा दूसरा वर्ग, ये हमारा तीसरा वर्ग, ये आपको आयत दिख रहा है पर है वर्ग ही। ये हमारा हुआ चौथा वाला, ये हमारा हुआ पांचवा, ये हमारा छठा। तो इन्होंने कहा 6 फलक होते हैं, तो मैंने आपको 6 फलक जो है वो गिन के बता दिए, ठीक है। और आपको क्या बताऊं, तो इसमें जो घन होता है, घन में सारे फलक हमारे वर्ग होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोने होते हैं, या 12 जो होती हैं इसके कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और आपको क्या बताऊं, हर कोण जो होता है 90 अंश का होता है इसका। और आपको क्या बताऊं, बस इतना ही भी जान लो, अगर कुछ याद आता है तो मैं बताऊंगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमको पता है घन की भुजा की लंबाई इन्होंने क्या दी है? L दी है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। सारा वर्ग है, वर्ग में इसकी सभी भुजाएं L होती हैं, तो ये भी L हो गई, 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 सारी हमारी L भुजाएं हो गई हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घन के भुजा की लंबाई, तो वो हमारी कितनी है? L, ठीक है। कितनी लंबाई है? L लंबाई है। अब हमको क्या पता है, घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती? भुजाएं कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12, कितनी भुजाएं हुई? 12। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे घन की भुजा। तो घन की कितनी भुजा होती हैं? होती हैं हमारी 12, ठीक है। ये L इसका है, यहाँ पे L मत लिख देना, ठीक है। घन की कितनी भुजा होती हैं? 12। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि कुल लंबाई ज्ञात करनी है किनारों के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए घन के किनारों की कुल लंबाई, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको सब बता रखा है। तो 12 जो हैं हमारी भुजाएं हैं, ठीक है। L उनकी लंबाई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12L, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए, मैं इसको फिर रफ करती हूँ। तो नोट कर लिया होगा आपने सब कुछ। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है। व्यास को उसकी त्रिज्या के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। इन्होंने क्या कहा है कि एक हमारा क्या है? वृत्त है। क्या है? एक हमारा वृत्त है। और वृत्त में क्या है? केंद्र जो है वो हमारा क्या है? सी है हमारा केंद्र।
और ये जो व्यास है वो व्यास तो हमारा केंद्र से होकर जाएगा ही, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता के रखा है। व्यास क्या होता है, एक ऐसी सीधी रेखा होती है वृत्त के अंदर जो केंद्र से होकर जाती है, और परिधि क्या होती है, ये हमारी ये जो लाइन बनी हुई है, कर्व जो बना हुआ है, ये हमारी परिधि है, ठीक है, इसके दोनों पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, व्यास। अब ये क्या कह रहे हैं, व्यास ए बी है, सी उसका केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, ये जो हमारी त्रिज्या है, ये भी तो हमारी त्रिज्या हुई, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। तो मैंने अलग अलग आपको बना के दिखा दिया कि ये हमारी क्या है, त्रिज्या आर। इन्होंने कहा है त्रिज्या जो दी गई है वो हमारी दी गई है आर। अब हमको बताना है कि व्यास क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, ए बी इन्होंने बताया है तो ए बी डाल दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, तो वो क्या हमारी क्या दी गई है, वो दी गई है हमारी आर, ठीक है। अब हमको पता है ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं सारी बराबर होती है, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या दिया गया है, वो दिया गया है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी दिया गया है। और ए बी में कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं जिनकी लंबाई क्या है, हम यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी, ठीक है। ए सी की लंबाई हमारी आर है, सी बी की लंबाई भी हमारी आर है, तो हमारा ये क्या हो गया, 2r हो गया। अब इन्होंने कहा था व्यास को त्रिज्या के पदों में व्यक्त करो, तो भाई हमने व्यक्त कर दिया। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई कल की वीडियो में तो मैंने कहना भूल गई थी, तो आज की वीडियो में ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वो किस लिए, क्योंकि मुझे पता है आपके कमेंट्स आते रहते हैं, मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, ये वो है, ठीक है, मैं अपने आप से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वापस से आप हमारी क्लास पढ़ना चाहेंगे तो हो सकता हो कि हमारी क्लासेस ना मिलें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस में हमारी क्लासेस जो हैं वो मिलती रहें, आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, अगर आपके दोस्त वगैरह तो होंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 3 संख्याओं 14, 27, 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यहाँ योग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला कह रहे हैं हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करते हैं, फिर 41 में 13 जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 14 और 27 को जोड़कर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, 41 प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 41 आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फिर जो हमारा जोड़ आया है इसमें हम क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वाला पढ़ते हैं। तो दूसरे वाले में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त करते हैं। तो किसको जोड़ रहे हैं, 27 और 13 को जोड़कर क्या प्राप्त कर रहे हैं, 40 प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फिर इसे 14 में जोड़कर, फिर इसमें मतलब इन्होंने क्या जोड़ दिया, 14 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इसका भी योग हमारा 54 आया था, अब इसका भी हमारा योग 54 ही आ रहा है, ठीक है। ये प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये जो है कैसे लिखा जाता है, ये जो हमने लिखा है वही चीज़ इन्होंने लिख दी है। ऐसा किन्हीं भी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर A B C का प्रयोग करते हुए व्यापक रूप में लिखिए।
मतलब हमें इन दोनों का यूज करके क्या बनाना है, एक फार्मूला बनाना है। जो फार्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा साहचर्य का नियम। अब साहचर्य का नियम क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। वैसे भी आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है, 2-3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। आपके 7th 8th 9th 10th के भी कोर्स लगभग कंप्लीट ही हो रहे हैं, ठीक है। और 5th तक तो कोर्स आपका कंप्लीट हो ही चुका है, आप जानते हैं अच्छे से। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हमको पता है इसका योग भी ये 54 आ रहा है, इसका योग भी 54 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 + 27 + 13 बराबर 27 + 13 + 14। मतलब ये दोनों चीज़ बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई, जो इनका मान सेम है तो मतलब ये दोनों चीज़ भी हमारी बराबर हो रही। अब इसी चीज़ को हमें कैसे लिखना है, फार्मूले में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, माना 14 बराबर A और 27 बराबर B और क्या है हमारा 13 बराबर C। हमने ये जो है वो हमने मान लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ये 14 की जगह पे क्या हो जाएगा, A + 27 की जगह पे B, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गए। और 13 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर में क्या हो जाएगा, 27 लिखा है तो 27 की जगह पे क्या हो जाएगा, B और 13 की जगह पे C ब्रैकेट बंद + 14 की जगह पे A। तो हमारा क्या फार्मूला निकल के आया है, ये फार्मूला निकल के आया है A + B ब्रैकेट में +C = B + C ब्रैकेट में +A। ये हमारा फार्मूला का निकल के आया है, जो कि हमारा फार्मूला है साहचर्य नियम का फार्मूला है, ठीक है। इन्होंने कहा है ABC का यूज करके बताओ, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।